आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का एफआईआर में नाम नहीं है और जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो क्या हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में ट्रायल चला सकते हैं। साथ ही दूसरी बात यह है कि अगर हमने एफआईआर में कई व्यक्तियों का नाम लिखवाया है और जांच के दौरान पुलिस ने जो मेन आरोपी हैं उनके नाम हटा देती है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी क्या हम न्यायालय में ट्रायल चला सकते हैं। तो न्यायालय में क्या हम ऐसे व्यक्तियों का नाम जुड़वा सकते हैं और उन्हें सजा भी दिला सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन दो बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट है या अभी अभी आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया है तो यह जानकारी आपके बहुत ही काम में आने वाली है। दोस्तों, मैं हेमंत एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। सीआरपीसी का जो सेक्शन है 319 से उसे सब सेक्शन 4 भागों में बांटा गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 319(1) में यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का एफआईआर से नाम हटा दिया गया है या चार्जशीट से उसका नाम हटा दिया गया है और जब भी कोर्ट में चार्जशीट पेश हो जाती है और जब गवाह आते हैं और गवाहों के द्वारा पूछताछ में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है या फिर ऐसा कोई सबूत मिलता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 319(a) के तहत उसे अभियुक्त यानी मुलजिम बनाया जा सकता है। अगर प्रैक्टिकली रूप में हम देखते हैं तो चार्जशीट को न्यायालय में पेश करने के बाद जब मुलजिम कोर्ट में हाजिर होता है तो उसे बेल करानी होती है। अगर वह अपनी बेल नहीं कराता है तो कोर्ट के द्वारा उसे सम्मन भेजा जाता है। अगर वह सम्मन पर नहीं आता है तो उसे जमानती वारंट से तलब किया जाता है। अगर वह फिर भी नहीं आता है तो उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जाएगा। फिर भी अगर वह नहीं आता है तो कुर्की के आदेश न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में बेल करा ली जाती है, जमानत कराने के बाद उसे चार्ज सुनाया जाता है यानी आरोप सारांश सुनाया जाता है। उसके बाद फाइल जो पत्रावली है वह साक्ष्य में चली जाती है। आपको ध्यान से सुनना है। जिस व्यक्ति की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है उसे अभियोजन पक्ष कहा जाता है। पहले उसकी तरफ से गवाही कराई जाती है, फिर बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। कहने का मतलब है कि जब कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाती है और जांच अधिकारी के द्वारा 161 के बयान जो लिए जाते हैं उन व्यक्तियों को एक एक करके न्यायालय में बुलाया जाएगा, उनकी गवाही ली जाएगी। अब ध्यान से सुनना, जब 2 या 3 गवाहों के बयान हो जाते हैं और किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है कि इस अपराध में वे व्यक्ति भी शामिल थे, अगर उनका नाम ले लिया जाता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 319(2) के तहत न्यायालय के द्वारा उन आरोपियों को या फिर उन व्यक्तियों को तलब किया जाएगा जो अपराध में शामिल थे, जिन गवाहों ने उन व्यक्तियों का नाम लिया है। तो अगर न्यायालय संतुष्ट होता है तो उन व्यक्तियों को भी सम्मन जारी कर सकते हैं। अगर वह सम्मन पर नहीं आते हैं तो उसे जमानती वारंट से तलब किया जाएगा। अगर वह फिर भी नहीं आते हैं तो उसे अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट उन्हें एक अभियुक्त की तरह ट्रीट करेगा। तो इस प्रकार गवाहों के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम लिया जाता है तो प्रोसिक्यूशन वकील के द्वारा एक एप्लीकेशन मूव की जाती है सीआरपीसी के सेक्शन 319 के तहत। क्योंकि उसमें गवाहों ने अन्य आरोपियों का नाम लिया है तो उन्हें भी न्यायालय के द्वारा तलब किया जाएगा। अब आपको ध्यान से सुनना है। इसमें क्या होता है कि जब गवाहों के बयान होते हैं और गवाहों के द्वारा उन आरोपियों का नाम लिया जाता है जो अपराध में शामिल थे, उनको कोर्ट के द्वारा तलब कर लिया जाता है। अब सवाल हमारे सामने यह आता है कि जिस व्यक्ति को मुलजिम बना गया है सीआरपीसी के सेक्शन 319 के तहत उसे सम्मन भेजकर तलब किया गया है, क्या उसे भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा? तो हाँ, उसे भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। जिन गवाहों ने कोर्ट में जाकर बयान दिए हैं उन्हें दोबारा से तलब किया जाएगा और उन्हें भी दोबारा से गवाही देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने जिन व्यक्तियों को तलब किया है उन्हें भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। उन्हें भी अपने बचाव में क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाएगा। अब मैंने आपको यह बताया कि जब गवाहों के द्वारा किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है और कोर्ट जब संतुष्ट हो जाता है कि
पुलिस ने एफआईआर में इस व्यक्ति का नाम हटा दिया था और गवाहों के द्वारा इन व्यक्तियों का नाम लिया जा रहा है, तो कोर्ट जब संतुष्ट हो जाता है तो सम्मन भेजकर उन्हें बुलाया जाता है। कोर्ट उन्हें मुलजिम मान लेती है। जब वह कोर्ट में हाजिर होता है तो वह एक वकील नियुक्त करता है और वकील के द्वारा अपने बचाव में उन गवाहों से दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। तो हमारे दो सवाल थे कि अगर किसी व्यक्ति का एफआईआर से और चार्जशीट से नाम हटा दिया जाता है तो क्या बाद में हम उस व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल चालू कर सकते हैं। तो हमारा जवाब है कि हाँ, हम उन व्यक्तियों के खिलाफ भी ट्रायल चालू कर सकते हैं जिन व्यक्तियों का पुलिस के द्वारा नाम हटा दिया जाता है। जब ट्रायल शुरू होती है और गवाहों के द्वारा उन व्यक्तियों का नाम लिया जाता है और कोर्ट के द्वारा यह संतुष्टि हो जाती है कि वह भी मुलजिम वहां पर मौजूद थे, तो सीआरपीसी के सेक्शन 319(2) के तहत उन्हें कोर्ट से सम्मन भेजकर तलब किया जाएगा और मुलजिम के तरह उन पर भी विचारण चलाया जाएगा। दूसरा सवाल ये था कि जब हमारे द्वारा एफआईआर लिखवाई जाती है और जिस व्यक्ति ने हमारे साथ मारपीट की थी उन व्यक्तियों का नाम पुलिस चार्जशीट से या एफआईआर से हटा देती है, तो क्या हम उन व्यक्तियों के खिलाफ भी विचारण चला सकते हैं। इसमें एक शर्त यह है कि जब गवाह कोर्ट में हाजिर होते हैं तो उन आरोपियों का नाम लेना बहुत ही जरूरी है ताकि यह क्लियर हो सके कि अपराध में वह व्यक्ति भी शामिल थे। तो सीआरपीसी के सेक्शन 319 की एप्लीकेशन लगाकर हम उन्हें आरोपी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर से या चार्जशीट से किसी मेन आरोपी का नाम हटा दे तो हम उस पर ट्रायल किस प्रकार से चला सकते हैं, हम उसको आरोपी किस प्रकार से बना सकते हैं। जब कोर्ट के द्वारा गवाहों को तलब किया जाता है, गवाहों के द्वारा अगर उन व्यक्तियों का नाम लिया जाता है कि जब अपराध हुआ था तो वो व्यक्ति भी वहां पर मौजूद थे, तो सीआरपीसी के सेक्शन 319 के तहत कोर्ट के द्वारा संतुष्ट होने पर उन व्यक्तियों को भी आरोपी बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।